नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट, आए दिन हम देखते हैं कि दोनों पक्षों से कोई ना कोई बयान सुनने को मिलता है। कॉलेजियम को लेकर उठा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर अभी तक कोई नियम कायदा कानून नया नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब तक कॉलेजियम है तब तक इन्हीं के अनुसार जजों की नियुक्ति और प्रमोशन होगा। तो अब किरण रिजिजू भी बार बार न्यायपालिका को उनका कर्तव्य बताने का काम करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने इस बार एक कार्यक्रम में बोलते हुए, आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र हरियाणा में उन्होंने भारतीय अधिवक्ता परिषद के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए यह स्पष्ट कहा कि हमारा यानी सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का कोई टकराव नहीं है। हम उनके काम में कोई अड़ंगा नहीं अटका रहे हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी मंशा है कि हम न्यायपालिका में दखलंदाजी करें। किरण रिजिजू ने कहा कि हमारा केवल इतना कहना है कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के प्रति भले ही जवाबदेह ना हो, हम नहीं चाहते कि वो हमारे प्रति जवाबदेह हो, लेकिन वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि जो जज भी हैं वो जनता के सेवक हैं, वेतन भोगी हैं। जो भी वेतन लेता है, जो सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी करता है, वो जनता के ही टैक्स का पैसा है। और टैक्स का पैसा जब हमारे सैलरी के रूप में हमारी जेब में आ रहा है तो हमारी जवाबदेही उन लोगों के प्रति है जिनकी वजह से हम वेतन पा रहे हैं। और यही बात किरण रिजिजू ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यह दोहराई है कि न्यायपालिका को यह समझना होगा हम टकराव नहीं कर रहे हैं, न दखल अंदाजी कर रहे हैं, न हमारी कोई मंशा है। और कॉलेजियम के अलावा जब तक कानून नहीं बनेगा, हम भी ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम से ही तब तक काम चले। कब वो कानून का परिवर्तन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन तब तक न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह हो। अब जनता के प्रति जवाबदेह का मतलब क्या है? जनता के प्रति जवाबदेह का मतलब यह है कि जनता ये देखना चाहती है कि जो हमारे टैक्स के पैसे से ये जजेज लोग हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इसलिए जनता पहला सवाल यह करती है कि जज जो है, इनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें पारदर्शिता होना आवश्यक है। लेकिन न्यायपालिका कहती है कि साहब ये तो दखलंदाजी है, हम बता ही नहीं सकते, आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है कि हम ये बताएं कि कॉलेजियम में क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। अब ये तो जवाबदेही नहीं हुई भाई। मैं आम नागरिक हूं, मैं जानना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, सिस्टम क्या है। उन्होंने अगर कोई आदेश पास किया है उसको मैं जानना चाहता हूं। मैं कोर्ट में जाता हूं, मैं आरटीआई लगाता हूं और उसकी जानकारी मुझे मिलती है। लेकिन न्यायपालिका के बारे में कोई सवाल उठाए, उसको उसकी जवाबदेही है ही नहीं, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मर्जी है मिलेगा, मर्जी तो नहीं मिलेगा। यही किरण रिजिजू बताना चाहते हैं। जज लोग समझें कि जनता जानना चाहती है। जनता के जो सवाल है वो नेताओं तक पहुंचते हैं, और नेता माने सरकार, सरकार फिर जनता की आवाज बनकर वो आगे एजेंसियों तक बात करती है। लेकिन यहां देखने में यह आया है कि टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए जज जो ये वेतन ले रहे हैं, उसी जनता को किस तरह से त्रस्त होना पड़ता है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते पूरा जीवन निकल जाता है। बहुत लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, न्याय नहीं मिलता। इसका जिक्र हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी किया था और स्पेशली जजों के प्रोग्राम में किया था। इसका उत्तर देने के बजाय एक बहस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शुरू कर दी। एक दिन मंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कुछ कह रहे हैं। ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है कि इसमें किसकी जीत किसकी हार। जनता ये नहीं देखना चाहती, हम तू मैं कतई देखना नहीं चाहते।
लेकिन जनता आज जो चाहती है वो ये चाहती है कि जो न्यायपालिका है ये कम से कम काम ऐसा करे, एक तो केस जो पेंडिंग है उनको कैसे सोल्व किया जाए इस पर विचार करें। जजों की नियुक्ति करनी है तो और करें, लेकिन जिस तरह से एक निचली अदालत का जज बनता है तो वो एक टफ कंपटीशन देकर वो वहां जज बनता है। लेकिन वहां भी आपको बता दूं, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, रिटायर्ड जजों से मेरी कुछ बात होती है, वो कहते हैं कई बार ऐसे जज बनकर आ जाते हैं कि उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, प्रैक्टिस करी नहीं है, और बस किताब पढ़ी न्याय की और एग्जाम दे दिया, और एग्जाम देने के बाद वो जज बन गए। कई बार उनको जमीनी हकीकत नहीं पता होती। तो वकील जो होते हैं उनको कई बार उनसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव किसका है? वकील का। तो वो कहते हैं कि इसमें एक मूलभूत परिवर्तन ये होना चाहिए कि जो भी जज बने उसको कंपलसरी पहले ये हो कि उसने 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस की हो वकील के तौर पर, ताकि उसको जमीन की हकीकत पता हो, केस कैसे फाइल होते हैं, क्या क्या पेचीदगियां होती हैं वो पता हो, और उसके बाद ही वो उस एग्जाम में बैठ पाए। और इसीलिए एक सवाल उठता है कोलिजियम पर भी। लोग कहते हैं भाई जज ही जज को नियुक्त कर रहा है, जबकि सारी पोस्ट में सरकार नियुक्त करती है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, यहां क्यों नहीं होता? तो लोग सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए आपको बताएं ऐसे सवाल भी अब उठ रहे हैं कि ये जजों की जो ऐशो आराम की लाइफ है, क्या इसमें कुछ कटौती नहीं हो सकती? आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारे देश के 49वें CJI जस्टिस यूयू ललित मात्र 74 दिन वो CJI पोस्ट पर रहे। उनका रिटायरमेंट का समय आ गया, रिटायर हो गए। कोलिजियम ने उनको जज बनाया। अब वो जज बनते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उनके पास 40 से अधिक अर्दली और स्टाफ, हेल्प करने वाले उन्होंने नियुक्त किए। मतलब उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, हाँ भाई CJI बन गए, अब उनके पास उनकी मदद के लिए रहेंगे। कितना? 40 व्यक्ति, सोच सकते हैं आप। और ये जो है आपको बता दें 40 से अधिक स्टाफ। इसके पहले क्या होता था? 12 से 15 लोगों का स्टाफ मिलता था। रिटायरमेंट के बाद 2 से 3 लोग मिलते थे। लेकिन अब इन्होंने कानून बदल दिया, और कानून बदलने के बाद ये कानून में तय हो गया कि भाई जो है ये 2022 में ये कानून बदला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल 1959 को उसमें बदलते हुए ये कर दिया कि अब जो है वो नियुक्ति इससे ज्यादा स्टाफ की सहायता ली जा सकती है, और वो रिटायरमेंट के बाद भी रहेगी। और इसी के कारण आपको बता दूं, जो ये CJI यूयू ललित जी थे 74 दिन CJI पोस्ट पर रहे, और जब तक रहे जब तक लगभग 40 से अधिक स्टाफ इन्होंने अपने हेल्प के लिए नियुक्त रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुहैया कराया, और इनके आवास पर भी वो हेल्प के लिए रहते थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो संख्या अभी 15 से 20 बताई जा रही है। अब आप सोचिए, रिटायरमेंट के बाद कौन सा काम है भाई, कौन सी हेल्प? और सरकारी आवास, सुरक्षा, ये कानून में पास किया गया कि क्योंकि कई जजों के ऊपर हमले हुए तो ये देखा गया कि इनकी सुरक्षा जरूरी है। कई बार आतंकवादियों के विरुद्ध और इस तरह के फैसले देते हैं, तो जजों की जान की सुरक्षा ये तो मैं भी महत्वपूर्ण मानता हूं। और इसलिए मैं तो कहता हूं जब तक कोई जज जिंदा है तब तक उसको सिक्योरिटी गार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जान को हमेशा खतरा है। लेकिन 15 लोगों का स्टाफ, सरकारी बंगला, ये सुविधाएं क्यों? चाहे वो IAS हो, चाहे कोई IPS हो, किसी को नहीं मिलता। IAS IPS को भी नहीं मिलता। ये कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री का स्टाफ और राष्ट्रपति जी का स्टाफ छोड़ दिया जाए तो ये सुविधा किसी को नहीं मिलती कि सेवानिवृत्त के बाद उनको सरकारी बंगला, गाड़ी और सुरक्षा गार्ड और बाकी सब स्टाफ मिले। तब फिर जो ये जज हैं इनको क्यों मिले, ये देश की जनता जानना चाहती है।
ये देश की जनता पूछ रही है। ये देश की जनता इस बात को ये देख रही है कि उनके टैक्स का पैसे से किस तरह का काम हो रहा है। मतलब हमने कोर्ट बनाए कि मेरे पैसे से कोर्ट में जाकर मेरे मामलों का सुलझा हो और मुझे जल्दी जो झगड़ा हो रहा है दो दलों का उस पर न्यायालय फैसला कर दे। वो भी नहीं होता। मेरे अनुसार मुझे ये है, मेरा बेटा आज अगर BA LLB कर चुका है, मैं भी चाहता हूं कि एक आम आदमी हूं, एक किसान हूं, एक मजदूर हूं, मेरा बेटा भी कल को जज बन जाए। वो संभव होता नहीं दिख रहा है। फिर ऐशो आराम की लाइफ, लावा लश्कर, ये टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो जनता में आक्रोश फूट रहा है। और समस्या जनता की क्या है? समस्या यह है कि एक भी शब्द यदि किसी न्याय पर, फैसले पर उठा दिया तो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट लग जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे। सब लोग तो प्रशांत भूषण जैसे है नहीं कि 1 रुपया देकर छूट जाएंगे। जिंदगी बीत जाएगी जेल में। और इसलिए कोई भी जजों के फैसले पर सवाल उठाता ही नहीं है। कौन रिस्क ले? क्या यह अच्छी बात है? इस देश में जब कहते हैं बोलने की आजादी है, हमारा देश आजाद है, स्वतंत्रता है, आप देश की स्वतंत्र संस्था जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सवाल उठा सकते हैं। न्यायपालिका की तरह ही है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है, सवाल उठा सकते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल आप उठा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त पर। लेकिन CJI पर अगर आपने किसी फैसले पर सवाल उठाया तो आप जेल हो जाएंगे। आप चुनाव आयोग को वो कर सकते हैं दावा कि साहब ईवीएम हैक हो सकती है, इसे दिखाओ। उन्होंने दिखाया सिद्ध करके, देखिए भाई, आइए करिए। उनको अपना परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन आप किसी देश के CJI से ये कल्पना कर सकते हैं कि आप ये कहें कि आप प्रूव करिए कि आपने जो फैसला किया है वो सही है? बताइए कैसे सही है? जनता जानना चाहती है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी पूछ लो, बोलने वाला कोई नहीं है। RTI के दायरे में आता ही नहीं है। तो जो फैसला हो गया सो हो गया, स्वीकार करिए। और ये इस देश में देश की आजादी के 75 साल बाद हो रहा है। तो क्या हम आजाद हैं? या कोई एक दो संस्था ऐसी हैं जिन्होंने इस देश के लोगों को अभी भी अपनी पावर की, अपनी ताकत के बल पर गुलाम बनाया हुआ है? ये एक बड़ा सवाल जनता की तरफ से है। जनता जानना चाहती है। और जिस तरह से किरण रिजिजू जी का जवाब आया है, मतलब अभी उन्होंने जो कुरुक्षेत्र में बोला है एक कार्यक्रम में, उससे तो ये लग रहा है कि ये सरकार भी इस न्यायपालिका से डरती है। क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड काम ये मोदी सरकार 8 साल में इस न्यायपालिका के सुधार में नहीं कर पाई है। शायद इनको भी लगता होगा कि यदि तुमने कुछ करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं ये लॉबी इतनी हावी है कि सरकार भी मुसीबत में आ सकती है। मैं कानून का जानकार नहीं हूं, मैं आम व्यक्ति हूं, मुझे नहीं पता। आप में से कोई कानून का जानकार हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या सरकार के इस तरह के टकराव में न्यायपालिका ऐसा कर सकती है कि वो सरकार जो चुनी हुई जनता के द्वारा है उसको भी वो बर्खास्त कर सकती है, उसको भी कोई ना कोई दंड दे सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।